सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ लिया था कम्बिनेशन ऑफ सेल। उसमें हमने पढ़ा है सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स्ड कम्बिनेशन। तीनों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर लिया है ना। अब हम इसके बाद की बात जानने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉ, है ना। किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक जो है मार्केट में लॉन्च हुआ। अब इसको आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो देखो अभी से पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सिर्फ सिंपल सर्किट के लिए है। मतलब जहाँ पर सर्किट सिंपल हो वहाँ पर हमें कुछ भी निकालना हो, उससे प्रवाहित होने वाली धारा निकालना हो, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना हो, तो वहाँ पर तो हमारा काम बन जाता है। किससे? साधारण जो हमारे पास रूल है, ओम के नियम हैं, उनसे हमारा काम बन जाता है। लेकिन यदि सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा जटिल परिपथ हो, इतना खतरनाक कि कुछ समझ ना आए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ के नियम की ज़रूरत पड़ जाती है ना। किरचॉफ ने क्या किया, दो नियम दिया उस जटिल परिपथ को समझने के लिए, जटिल परिपथ को हल करने के लिए, है ना, जिन्हें हम किरचॉफ का प्रथम और किरचॉफ का द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ ने क्या किया, बहुत जटिल परिपथ को समझने के लिए, जटिल परिपथ को हल करने के लिए वो मार्केट में आया और दो नियम दिया और निपट गया। ठीक है, हम बात करते निपटा नहीं, मतलब दो नियम दिया उसने, काम का नियम हमारे लिए है। तो उसने क्या देखा, देखते हैं जरा क्या देखा उसने, उस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। वैसे वो नियम वो नहीं भी देता तब आप लोग भी दे सकते थे, वो कोई बड़ा नियम नहीं है। जैसे उसने कहा कि भैया देखो, यदि एक पाइप है, इससे दो पाइप और लगा हुआ है, कुछ ऐसा आपने घर में देखा होगा, ऐसा कुछ रहता है। देखना किरचॉफ ने क्या कह डाला, कितनी बड़ी बात उसने कह डाली। उसने कहा कि जितना पानी इससे जाएगा, किरचॉफ ने कहा जितना पानी इससे जाएगा उतना ही पानी इन दोनों से निकलेगा। बताओ ये कोई नियम हुआ? अरे नहीं हुआ ना। बोला उसने कि यदि इससे I1 जा रहा है पानी, इससे I2 है, इससे I3 है, तो बोला कि I1 जो है वो बराबर होगा I2 प्लस I3 का। बस यही उसने कहा। मतलब कोई बड़ी बात है क्या? भाई जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। भाई अपने से जा नहीं सकता, कहीं बनता तो है नहीं अंदर में कि उससे ज़्यादा चला जाएगा, या अंदर में कहीं खर्च भी नहीं हो रहा है, लीकेज नहीं है तो। ठीक है, यदि इसी को वापस ले आए तो हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0। इसी बात को उसने कह दिया कि किसी भी संधि पर, देखो जो संधि है, संधि मतलब जॉइंट, जंक्शन, किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। ये किसने कहा? किरचॉफ ने कहा। ठीक है, इसने पहला बात कहा। दूसरा बात उसने कह दिया कि किसी भी बंद विद्युत पास में विभवांतर का बीजगणितीय योग भी 0 होता है। बस उसका दो नियम खत्म, इतना ही बात उसने कहा। हम इसी बात को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ्स लॉ, है ना। लिखो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। देखिएगा, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जटिल विद्युत परिपथ को समझने के लिए दो नियम दिए, जिन्हें हम किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखिएगा आप अगली हेडिंग, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। लिखिए किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ ने पहला में क्या कहा, यही बात कहा उसने। लिखिएगा जटिल परिपथ के, लिखिएगा जटिल विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल सदैव शून्य होता है। जटिल विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल सदैव शून्य होता है ना। अब याद करिए आप, योगफल को आपने इससे डिनोट किया होगा, याद है, सिग्मा, समेसन, 10th में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं योगफल। तो यही बात हम लिखेंगे, अर्थात जो उसने कहा था गद्य में, उसको हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, अर्थात समेसन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये उसने कहा। लिख लीजिए, अर्थात सिग्मा I इक्वल्स टू 0। लिख लिया बच्चों, गुड। अब देखो ये उसने कहा,
अब बात करते हैं, उसने एक बात और कही, ये बात यदि आपको याद हो तो हमने 10th में भी चिन्ह परिपाटी वगैरह का प्रयोग किया था, वही वाला कुछ है ऐसा। उसने कहा किरचॉफ ने कि भाई किसी संधि पर जो धारा आ रही है उसको हमने पॉजिटिव मानना है, और जो धारा वहाँ से जा रही है उसको मानना है नेगेटिव। मतलब आ रही है का मतलब पैसा आ रहा है, जा रही है का मतलब पैसा जा रहा है, जाने का मतलब घटना घटा होना, इसलिए निगेटिव, आने का मतलब फ़ायदा होना, मुनाफा होना, जुड़ना मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी नीचे लिखिएगा, चिन्ह परिपाटी, और लिख करके लिखिएगा आने वाली धाराओं को धनात्मक व जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। आने वाली धाराओं को धनात्मक व जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। ये चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, लिख लिया आपने। इसके बाद ये लिखना, चिन्ह परिपाटी आने वाली धाराओं को धनात्मक व जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। ओके बच्चों, गुड। अब देखिए, ध्यान से देखते हैं। मैंने एक सिंपल सा जंक्शन की बात कर रहा हूँ केवल, और कुछ नहीं। ये है हमारा I1, ये है I2, सॉरी ये है I2, ये है I3 और ये है I4। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये हमारा देख रहे हो जंक्शन है। तो किरचॉफ के नियम से देखोगे तो क्या देखोगे, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे कि भाई कहोगे समेशन ऑफ, या क्या लिखोगे, किरचॉफ के नियम से, है ना। किरचॉफ के नियम से क्या कहोगे आप, बोलो बोलो। तो कहोगे कि जो धारा आ रही है प्लस जो धारा जा रही है, सब मिला करके योगफल कितना होना चाहिए संधि पर, 0। तो देखो आने वाली धारा कौन सा है, देखो I2 आ रहा है ना I2, अरे यार आ रहा है, देखो अंदर की ओर है। तो आने वाली धारा किधर आने वाली, तो हम जंक्शन पर जाके बैठ जाएंगे, जंक्शन से जाके देखेंगे सबको। भाई जहाँ पर हमारा काम चल रहा है वहाँ पर जाकर देखेंगे, जंक्शन पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी धारा आ रही है, कौन सी धारा जा रही है। तो देखा आपने जंक्शन पर जाकर, तो क्या देखा, I2 जा रही है, जाने वाली ऋणात्मक, तो माइनस का I2, I1 ना, I1 जा रही है ना, I2 आ रही है तो प्लस का I2। अच्छा, I3 जा रही है तो माइनस का I3, I4 आ रही है तो प्लस का I4 इक्वल्स टू 0। भाई किरचॉफ ने तो यही कहा, अरे यही कहा ना, यस यही कहा। तो किरचॉफ के नियम से ये आ गया हमारा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। अब ज़रा ध्यान से देखें, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, सभी पॉजिटिव को एक साथ, निगेटिव को उस पार ले जाओ। तो देखो क्या लिखोगे, पॉजिटिव उस पार चला गया, निगेटिव उस पार चला गया, तो बच गया इधर I2 प्लस I4 बराबर है I1, इधर गया देखो ये वाला, और ये भी गया प्लस का I3। क्या दोनों बराबर हो गया, यस। क्या I2 और I4 देखो, तो I2 और I4 क्या है, आने वाली धारा है, और I3 I2 क्या, I1 और I3 क्या है, जाने वाली धारा। तो क्या यहाँ से कह सकते हो कि आने वाली धारा यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, है ना। आने वाली धारा ये बराबर है जाने वाली धारा, है ना भाई। हाँ, जो भाई जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी, यही बात यहाँ से बाहर निकलता है। चलिए अब थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करेंगे, उससे पहले इसको छापिए तो लिखिएगा, ये उसके नीचे में ये डायग्राम बनाइएगा, ये डायग्राम, और डायग्राम बना के लिखिएगा किरचॉफ के नियम से। यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ। इसको समीकरण मान लेना 1। आ गए यहाँ तक, और समीकरण 1 मान लिया। ओके, आगे की बातों को करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा बस। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पदों को, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, है ना, दोनों पक्षों को t से गुना करने पर, t से गुना कर रहे हैं भाई दोनों पक्षों को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1t प्लस का I2t, सॉरी ये है ना, ये क्या हो गया, I2t प्लस का I4t इज इक्वल्स टू I1t और प्लस I3t। अच्छा, Q इक्वल्स टू IT होता है ना, Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q बराबर IT होता है ना, यस। तो क्या ये Q2 हो गया, ये क्या हो गया Q4
ये क्या हो गया Q1 और ये क्या हो गया Q3 हो गया ना। यहाँ से क्या कह सकते हो, इसको इस पार ले आओ वापस, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस का Q1 माइनस प्लस का Q2 माइनस का Q3 और प्लस का Q4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है जो आप समझ रहे हो। ये कह रहा है कि आवेश मतलब जितना आवेश आया उतना, देखो इससे देखो क्या क्या देख करके देखो, तो क्या Q2 जाने वाला था, देखो जैसे उसको देखोगे जो चित्र आपके पास लिखा हो उसमें देखो I2 है क्या आने वाला, I4 भी क्या है सॉरी I2 क्या है, I2 है आने वाला, I4 भी है आने वाला, I1 था जाने वाला देख लो उसमें, और I3 भी है जाने वाला। इससे बना है Q2, तो Q2 हो गया क्या आने वाला, Q4 हो गया आने वाला, Q1 हो गया जाने वाला, Q3 हो गया जाने वाला। तो क्या हो गया, आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, मतलब आवेश जितना आया उतना ही गया, दैट इज आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये जो क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है ना बच्चों। अरे यार है ना, हाँ बिल्कुल है, यही तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। किरचॉफ का पहला नियम जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो चलिए उसके बाद यहाँ से लिखिए समीकरण, ये वाला पूरा का पूरा, नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ। आज ये लिख लीजिए, लिख लिए पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक आ जाइए और लिखिएगा इस प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम, इस प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश से संबंधित है। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कई बार पूछा हुआ है, लिखिएगा इस प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश से संरक्षित है। ऐसे ही हूबहू पूछेगा बिहार बोर्ड ने पूछा है किरचॉफ का सॉरी इनमें से कौन सा नियम आवेश से संबंधित है, तो रहेगा किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, है ना, या दोनों इनमें से कोई से रहेगा, तो हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इस प्रकार में एक और बात, इस प्रकार लिखे ना किरचॉफ का, इस प्रकार लिख करके ऐसे करके किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश से संबंधित है। दूसरा नंबर लिखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। किरचॉफ का प्रथम नियम, यही पहला तीर में इस प्रकार लिख करके किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश से संबंधित है, और दूसरी बात इसी में दूसरा तीर मार करके किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ओके बच्चों, ओके चलिए हम इस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। सिंपल सा पहला क्वेश्चन, इधर की ओर जा रहा है 2 एम्पियर, आ रहा है 4 एम्पियर, फिर से आ रहा है 7 एम्पियर। बोला जा रहा है आई का मान क्या होगा, लिखिएगा फाइंड आई, दी गई आकृति में आई का मान ज्ञात करें, दी गई आकृति में आई का मान ज्ञात करें। लिख लिया, दी गई आकृति में आई का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, बस हमने आकृति देख लिया और क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई आकृति में आई का मान ज्ञात करते हैं। हम क्या लिखेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से, है ना, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या जानते हो बोलो। तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग इस संधि पर क्या होगा, 0 होगा। हम संधि पर बैठ जाते हैं, बैठ करके देखा कि ये 4 एम्पियर आ रहा है तो प्लस का 4, भाई देखो बेटा हमने 4 एम्पियर को क्या देखा आते हुए, तो क्या लिखा प्लस का 4, 2 एम्पियर जा रहा है तो माइनस का 2, 7 एम्पियर आ रहा है तो प्लस का 7, और आई को जैसे है वैसे ही लिख दो, जो होगा अपना आंसर उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, लिख दिया भाई। आई को हमने देखो प्लस लिखा है तो मान सकते हो कि आता हुआ है, हम मान लेते हैं। यदि पॉजिटिव आंसर आ गया इसका मतलब आ रहा है, निगेटिव आ गया तो जा रहा होगा, हमको कोई टेंशन नहीं है, तो हमने बस आई को आई ही लिख दिया, है ना। चलिए अब देखो तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 7 2 9, यार सही है ना, 4 में से 2 गया 2 और 7 और 2 9, प्लस आई बराबर 0, यानी कि यहाँ से आई का मान आ गया माइनस का 9 एम्पियर, यानी कि
I का मान -9 क्या कह रहा है कि ये -9 एम्पियर आ रहा होगा कि जा रहा होगा, तो जा रहा होगा, क्योंकि हमने मान लिया है आने वाली धारा को पॉजिटिव और जाने वाली धारा को निगेटिव। कैसे, किसने ऐसा मान लिया था, तो किरचॉफ ने ही ऐसा मान लिया था, है ना, कि आने वाली धारा होगी पॉजिटिव और जाने वाली निगेटिव। ओके बच्चों, छाप लीजिए, इसे छाप लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखिए, मज़ा आ गया क्वेश्चन देख करके। लिखिएगा, दी गई आकृति में I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। लिखिएगा, दी गई आकृति में I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। लिख लिया? अरे लिख लिया, समझो इसको। एक क्वेश्चन दूंगा आपको, करना रहेगा वो, समझो इसको बढ़िया से। चलिए, इसको तो हम ऐसे ओरली भी कर सकते हैं सोच सोच के, लेकिन हम इसको प्रॉपर करते हैं। इस संधि की बात करते हैं, ठीक है, इस संधि की बात करते हैं। अच्छा, इस संधि के हिसाब से सोचो तो क्या होगा, क्या इस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए? यस, तो मैं लिखूंगा किरचॉफ के प्रथम नियम से। अच्छा, इसको मैं अपने आप मन से मार्क करता हूँ, इसको A, इसको B, है ना, लिखूंगा किरचॉफ के प्रथम नियम से, है ना, कहाँ पर, संधि A पर, संधि A पर, है ना, A की बात चल रही है, केवल A की बात करेंगे हम। चलो देखते हैं, क्या 2 आ रहा है तो लिखेंगे प्लस का 2। अच्छा, क्या 4 जा रहा है तो माइनस का 4, और 3 जा रहा है तो प्लस का 3, सॉरी माइनस का ना, 3 जा रहा है तो माइनस का 3, और I को हमने कुछ नहीं मानना है, मानना है कि आ रहा है, तो प्लस का I लिख देता हूँ बराबर 0। क्या मान लिया हमने, आ रहा है ना, इसीलिए प्लस का I बराबर 0। चलिए ध्यान से देखते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा होगा। यहाँ से ध्यान से देखते हैं, जब हमने देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो सोचो 4 और 3 दोनों क्या है, निगेटिव है। 4 3 7 में से 2 गया 5, माइनस का 5 एम्पियर, प्लस का I इक्वल टू 0। I1 है ना, तो I1 लिख देते हैं। यहाँ से I1 का मान कितना आ गया, 5 एम्पियर, यानी कि इससे धारा 5 एम्पियर की आ रही होगी, 5 एम्पियर की आ रही होगी, है ना, ठीक है। चूँकि देखो पॉजिटिव में आ गया, हमने पॉजिटिव ही लिखा था, पॉजिटिव का मतलब आना होता है, तो आगे रहा है। सिमिलरली ऐसा ही करेंगे किसके लिए, इसके लिए लिखेंगे संधि B पर, संधि B पर। B को देखते हैं, क्या ये B है, चलो B के बारे में सोचते हैं। क्या वही बात करोगे किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से सोचो। क्या 3 एम्पियर आ रहा है तो लिखोगे 3 एम्पियर, 2 एम्पियर जा रहा है तो लिखोगे माइनस का 2 एम्पियर ना। भाई हम संधि पर बैठ गए हैं, यहाँ से देख रहे हैं 3 आता हुआ दिखा, 2 जाता हुआ दिखा, 5 आता हुआ, तो प्लस का 5 एम्पियर। और ये I2 हम आता हुआ ही मानेंगे हमेशा, मैंने बोला ये अब आता हुआ मान लो, बाकी बाद में देखा जाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि वही आ गया पॉजिटिव आ गया तो सही है आपका, और निगेटिव आ गया तो उल्टा है, यानी कि आने बल्कि जा रहा है। चलो 3 और 5 8 में से 2 गया, देखो 3 8 में से 2 गया 6 एम्पियर, प्लस में प्लस का I2 इक्वल टू 0, और यहाँ से I2 का मान क्या निकल करके आया, देखो उधर चला गया तो माइनस का 6 एम्पियर। इसका मतलब हमने जो माना है ये आ रहा है, ये आ नहीं बल्कि जा रहा है, ठीक है ना भाई, इतना एम्पियर जा रहा है, इतना एम्पियर। समझ में आई? धारा निगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो ना, ये मत सोचना कि सब क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब जंक्शन की ओर आने, जंक्शन से जाने वाली, और पॉजिटिव का मतलब जंक्शन की ओर आने वाली धारा, ठीक है बच्चों। छाप लीजिए इसे, छाप लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके छाप लो। सेम क्वेश्चन था वही, दी गई आकृति में I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें, ठीक है भाई, गुड।
एक क्वेश्चन आपके लिए है, अभी तुरंत करना है। क्वेश्चन है फिर से वही, दी गई आकृति में I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। दी गई आकृति में I1 तथा I2 का मान ज्ञात करें। ठीक है भाई, बनाइए तो इसे, छापिए। बन गया, चलो देखते हैं इसको करके। फिर से लिखेंगे अपने मन से, किसी किसी को मार्क कर लो। इसको ए मार्क कर लेता हूँ मैं, इसको बी कर लेता हूँ और लिखूँगा एट पॉइंट ए पर, है ना, ए के बारे में विचार कर रहे हैं। चलिए ए पर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें कि भाई समझ धाराओं का, वही बात किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। क्या जानते हो बताओ? किरचॉफ के प्रथम नियम से जानते हो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है? 0 होता है। तो क्या लिखोगे? लिखोगे कि 1 आने वाला, 4 भी आने वाला है। भाई देख रहे हो ना, मैं ए पर बैठ गया, 1 को क्या देखा? आ रहा है। 4 को क्या देखा? आ रहा है। 2 को क्या देखा? जा रहा है, तो माइनस का 2। और आई के बारे में मुझे नहीं पता है कुछ भी, तो मैंने आई मान लिया पॉजिटिव में कि भाई हम आता हुआ मान लेंगे, जंक्शन पर आता हुआ मान लेंगे इसको। बराबर कितना? 0। चलिए ध्यान से बच्चों। अच्छा भाई, तो 4 1 5 में से 2 गया, 3 प्लस में है और प्लस का i इज इक्वल्स टू 0, यानी कि i का मान -3, यानी कि वास्तव में ये इधर आ नहीं रहा होगा बल्कि उधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। देखो मैं ए पर सोचा हूँ, यही देखो, यही कन्फ्यूजन हो सकता है। आप सोचोगे सर उधर जा रहा है कैसे, है ना। हम ए पर सोच रहे हैं। कहाँ सोच रहे हैं? ए पर। तो ए पर देखा तो हमने क्या देखा कि माइनस में आ रहा है, मतलब ए से दूर जा रहा है। ठीक है ना, ओके। अब ऐसा ही लिखेंगे एट पॉइंट बी। क्या लिखोगे बी पर? कि समस्त धाराओं का, किरचॉफ का वही बात, किरचॉफ के किस नियम से भाई? किरचॉफ के किस नियम से? बोलो बोलो। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, है ना, प्रथम नियम से। ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम से बात कर रहे हैं। बताओ क्या है, देख करके क्या बताओ? तो वही बात है कि भाई समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, यानी कि I1 आ रहा है तो मैं लिखूंगा I1, जिसकी वैल्यू कितनी निकाला हमने अब तुरंत कितना निकाला? 3 एम्पियर। तो यहाँ है 3 एम्पियर, तो मैं लिखूंगा 3। देखो ध्यान से, 5 जा रहा है तो माइनस का 5, 6 आ रहा है प्लस का 6। I2 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो I2 बराबर 0। अब देखते हैं निकाल करके, 6 5 11 में से 5 गया, बोल डालो। 11 में से 5 गया, कितना? 6 प्लस I2 बराबर है 0, इसीलिए I2 का मान आ गया माइनस का 6 एम्पियर। आंसर, बस सिंपल। ठीक है भाई, गुड। छाप लीजिए। छाप डाला। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। छाप लिया प्रॉपर? क्वेश्चन क्या था? दी गई आकृति में वही बात, I1 और I2 का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, ओके। अब देखते हैं, देखिए
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट पी है। ओके, ये 10 है, 10 ओम, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है। ठीक है भाई। ओके, यहाँ का जो पोटेंशियल है ए जगह, ए बिंदु का, इसका है 10 वोल्ट, बी का जो है वो है 6 वोल्ट और सी का जो है वो है 5 वोल्ट। ठीक है भाई, पोटेंशियल दिया हुआ है, सब जगह का दिया हुआ है ना, इसका दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है, सब जगह का पोटेंशियल अपने को दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लेता हूँ क्वेश्चन को। ए है, ये पॉइंट बी है, सी है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए तो, क्वेश्चन लिखिए तो, चित्र छापिए और लिखिएगा। दी गई आकृति में यदि बिंदु ए, बी, सी का विभव क्रमशः 10, 6, 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, बिंदु P का विभव ज्ञात करें। बिंदु P का विभव ज्ञात करें। लिख लिया पहला पार्ट, बिंदु P का विभव ज्ञात करें। दूसरा पार्ट, सभी बिंदुओं A, B, C से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। A, B, C से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या है, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, फाइंड पोटेंशियल, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, एट P। एंड सेकेंड क्या है, फाइंड करंट थ्रू A, B, C। बस ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, मैं ही करता हूँ, बस ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बताओ मुझे एक बात, ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा है? ओम के नियम से पहले किरचॉफ का नियम देख लेते हैं। किरचॉफ के नियम से आपने पहले क्या पढ़ा है, सो बताओ। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का पहला नियम हमें पूछा जा रहा है कि बताइए भाई बिंदु P पर विभव क्या है। हमने तो अभी दूसरा नियम पढ़ा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपको पहले नियम पर ही क्वेश्चन रहा होगा ये, है ना। वैसे जब पूरा पढ़ लोगे तो आपका कल दिमाग तुरंत काम करेगा, अच्छा यहाँ क्या लगेगा। तो पहला नियम ही पढ़ा है और दूसरा नियम अप्लीकेबल यहाँ पर है भी नहीं, बाद में जानोगे कि दूसरा नियम यहाँ लग ही नहीं सकता है। पहला नियम से आपने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। कहाँ पे? बिंदु जंक्शन जहाँ पर है वहाँ पर। बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको पोटेंशियल निकालने को कहा जाए, हमेशा जब भी क्वेश्चन दुनिया में आएगा कि आपको पोटेंशियल किसी बिंदु का निकालना है, तो आप उस बिंदु का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा बड़ा मान लेना, सबसे बड़ा मान लेना है आपको उस बिंदु का पोटेंशियल। क्लियर है? मतलब मानना है कि यही सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा यही है, 10 से भी, 6 से भी और 5 से भी। सबसे बड़ा कौन है? P पर है। ठीक है, ऐसा हमें मान लेना है हमेशा। ठीक, अब देखो हमने जैसे ही ये मान लिया तो हमने क्या जाना कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम। इसका मतलब धारा यहाँ से इधर की तरफ बह रहा होगा, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, भाई धारा सब में जा ही रहा होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? यदि मान लेते हैं इससे प्रवाहित धारा I1 है, सब में मान लेता हूँ कि मैं जा ही रहा है ना। इससे I2 है, इसका I3 है, हमने क्या मान लिया? सब में धारा जा रहा है, तो इधर की तरफ लिखूंगा मैं, सब में इधर की तरफ लिखूंगा, इधर की तरफ लिखूंगा, है ना। सिंपल। अब देखेंगे बाद में कि यदि उल्टा रहा होगा तो अपने आप आ रहा होगा, तो माइनस आ जाएगा आंसर उसका। चलिए, तो इससे क्या है, हम लिखेंगे कि इसका मतलब है कि माइनस का I1 माइनस का I2 माइनस का I3 बराबर किसके? 0 के। भाई सही है ना। यदि सब जगह धारा जा ही रहा है, इसका मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या बोलोगे आप? यही ना बोलोगे कि माइनस का I1 माइनस का I2 माइनस का I3 बराबर 0। चलो माइनस सबको भेज दो तेल लेने के लिए, कॉमन लेकर के उधर ले गए, तो हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0।
ठीक है ना भाई, ये हमारे पास आ गया। अब हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या पढ़ा है? ओम का नियम हमारा है, ओम के नियम से लिखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है कि भाई जो प्रवाहित धारा होता है वो विभवांतर का सीधा समानुपाती, V बराबर आई आर। पढ़े हो ना? तो I बराबर क्या पढ़े हो वहाँ पर? V बाई आर। और यदि विभवांतर दिया हो तो डेल्टा V बाई आर। भाई यदि V बाई आर कब होगा? जब एक विभव है तब। वैसे क्या होगा? डेल्टा V बाई आर, चूँकि विभवांतर यहाँ पता है तब ना धारा बहेगा। विभवांतर रहेगा तब तो धारा बहेगा ना। हाँ, तो मैंने लिख दिया डेल्टा V बाई आर। ओम के नियम से ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी में यदि क्या होता है ना, एक भी जीरो होता है तो V2 माइनस V जीरो का मान हो गया तो V बाई आर ही लिख देते हैं उसको, इसीलिए, वरना होता है डेल्टा V बाई आर ही। चलिए अच्छी बात है, तो I बराबर हो गया डेल्टा V बाई आर। अब जरा सोचो डेल्टा V का मान इसके लिए सबके लिए लिखना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? जैसे वहाँ पर है लिखा हुआ, तो लिखोगे डेल्टा V1 बाई आर 1 प्लस डेल्टा V2 बाई आर 2 प्लस डेल्टा V3 बाई आर 3 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। अच्छा भाई ध्यान से देखते हैं, अब जरा सोचो डेल्टा V1 मतलब I1 वाला जो ये वाला फंडा है, तो क्या मैंने इसको ज़्यादा बड़ा माना है? तो बड़ा माइनस छोटा, यही ना, धारा उधर बड़ा हुआ तो क्या लिखोगे? P माइनस 10। भाई धारा जिधर बढ़े उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं, अपना साइन वगैरह लिए हुए हैं। तो P माइनस 10 अपॉन R1 का मान कितना है? 10 है। बच्चों ध्यान से समझना, P माइनस 10 बट्टा 10, V मतलब V बाई आर लिख रहे हैं, तो V का मान कितना हो गया? डेल्टा V का मान, तो बड़ा माइनस छोटा हमने साइन ले रखा है हमने, इसीलिए लिख रहा हूँ। तो बड़ा माइनस छोटा हो गया P माइनस 10 अपॉन 10 प्लस V2 के लिए, देखो V2 ये है, तो क्या लिखोगे? P माइनस जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाओ, कितना? P माइनस B यानी कि P माइनस B का मान कितना है? B का है वोल्टेज, देखो 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो माइनस 6 बट्टा R का मान हो गया 20 प्लस V3 डेल्टा V3 देखो यहाँ पर ये रहा, क्या हो जाएगा? P माइनस 5 अपॉन कितना नीचे मेरे? 30 इज इक्वल्स टू 0। अच्छी बात। देखो 10, 20 और 30 का LCM कितना हो जाएगा भाई? बोलो कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा, है ना। 10 तिया 30 तो हो जाएगा 3P माइनस 30। यार सही लिख रहा हूँ ना? प्लस, अरे 20 30 का LCM 30 होता है क्या? बिल्कुल नहीं, 60 होगा ना। LCM भी नहीं आ रहा तुम लोगों को। 60 कितना हो गया? देखो 10 छक्के का 60, तो यहाँ हो गया 6P माइनस 60 प्लस, देखो 20 दिया का 60 तो 3P माइनस 18। यार सही लिख रहा हूँ ना? प्लस 30 दूनी का 60 तो 2P माइनस 10 बरोबर है किसके? 0 के। यार सही लिखा ना मैंने? बिल्कुल सही लिखा। एक बार देख लेते हैं। 10 छक्के तो 6P, 10 छक्के 60, 20 तिया तो 3P और 3 छक्के 18, 30 दूनी तो 2P और माइनस, बिल्कुल सही है। अच्छा बाकी का काम मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ करूँगा, ध्यान से देखना बस आप लोग। क्वेश्चन लिखा होगा उसके नीचे कर रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं, 60 से इसको 0 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या गया वो? बिल्कुल गया तेल लेने। तो लिखेंगे, देखो 6P 3P 2P कितना हो गया? 6 3 9 2 11P। देखो 6P 3P और 2P कितना हो गया? 11P। लिखेंगे 11P माइनस 60 और 18 कितना रे? 78, 10 88 माइनस का 88 इज इक्वल्स टू 0, या उसको उधर ले जाओ तो 11P बराबर 88 या P बराबर 88 बटे 11, 11 अठे का 88 होता है, यानी कि P का मान कितना है? 8 वोल्ट। हमने जो माना था ये सबसे बड़ा है, ऐसा बात नहीं है, वो तो होना भी नहीं चाहिए था। सबसे बड़ा क्यों होगा भाई? लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे? सबसे ज़्यादा बड़ा, ताकि हमारा टेंशन ही ख़त्म हो जाए। ठीक है भाई। कन्फ्यूजन तो कहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है, अभी तक आपने हमेशा I बराबर V बाई आर यूज़ किया है। वो V बाई आर जो होता है, सोचो ना, विभवांतर का सीधा समानुपाती, और विभवांतर को क्या लिखते हैं? डेल्टा P। बस वो समझने के लिए होता है कि V बाई आर लिख लेते हैं, लेकिन विभवांतर कहते हैं ना कि भाई प्रवाहित धारा का विभवांतर का सीधा समानुपाती, सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती, तो विभवांतर को डेल्टा V ही तो कहेंगे, वही डेल्टा V है। और बड़ा माइनस छोटा, डेल्टा V बराबर क्या होगा? बड़ा माइनस छोटा, तो हमने बड़ा ही मान लिया है इसको, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं
V1 के लिए क्या लिखे, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि P माइनस 10, देख रहे हो सब जगह, चूंकि सबको P को मैंने बड़ा मान लिया, इससे कन्फ्यूजन ही खत्म हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, छाप लीजिए इसको, छाप लिया, ओके आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको दे दूँ, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा दे दूँ, छोड़ देते हैं, मानिए ना तुम लोगों का बोर्ड होकर के यही सब पढ़ रहे हो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला टॉपिक है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम। अब किरचॉफ ने दूसरा नियम क्या दिया, तो जैसे मैंने कहा था कि समस्त विभवांतर का किसी भी बंद लूप में समस्त विभवांतर का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। किरचॉफ ने ये कहा था दूसरा नियम में। ठीक है, सिंपल। पहला नियम क्या कहा, पहला नियम उसने कह दिया कि समस्त धाराओं का बीजगणित, किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। और दूसरा नियम क्या कह दिया, समस्त, है ना, समस्त विभवांतर का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। सिंपल, दोनों बातों को हमने लिख लेना है। तो लिखिएगा किरचॉफ का सेकेंड लॉ, लिखिएगा, लिखिए, किसी बंद विद्युत पास, किसी बंद विद्युत पास, ब्रैकेट में परिपथ, पास का मतलब है परिपथ, पास का मतलब फंदा होता है, मतलब जो बंद होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। किसी बंद पास में विभवांतर का बीजगणितीय योगफल, विभवांतर का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, अर्थात डेल्टा V बराबर 0, सॉरी समेशन V बराबर 0, सिग्मा V बराबर 0। ये बात उसके जैसे फर्स्ट लॉ में कहा था ना कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, वैसे सेकेंड लॉ में क्या आ गया, समस्त विभवांतर का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। तो क्या लिख दिया, सिग्मा V बराबर 0, सिंपल। इसी का दूसरा है जो बुक में देखोगे तो मिलेगा कि किसी बंद विद्युत पास में, किसी बंद पास में, है ना, समस्त विभवांतर का बीजगणितीय योगफल पास में उपस्थित सभी विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये भी वही बात है, वही बात है, लिख लीजिएगा इस बात को भी। वैसे आप कोई भी लिखोगे सेम बात है, तो बुकिश लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। लिखिएगा किसी बंद, लिखिएगा अथवा करके, अथवा करके लिखिएगा, अथवा करके इसका परिभाषा एक और होता है, किसी बंद विद्युत पास में समस्त विभवांतर का बीजगणितीय योगफल पास में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसी का बात है, वो कुछ नया नहीं है। हम तो इसी से सारा का सारा दुनिया का दुनिया निपटा डालेंगे हम, है ना। चलिए, अच्छी बात है। अब जरा समझना, जैसे यहाँ पर वहाँ किए थे ना, वैसे ही यहाँ पर करने वाले हैं। क्या लिखने वाला हूँ मैं, डेल्टा V बराबर लिखा हुआ है 0, तो मैं लिखूँगा, सॉरी समेशन V बराबर 0 लिखा हुआ है, समेशन V बराबर 0 लिखा हुआ है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट बराबर 0। कोई दिक्कत है किसी को? मैं जितना भी V रहेगा सबका योगफल कितना, 0, बस V3 तक लिखता हूँ। ज़रा सोचो तो क्या लिखने वाला हूँ मैं, V को लिखने वाला हूँ माइनस का W/Q प्लस नहीं बल्कि माइनस का W/Q माइनस का W/Q बराबर 0। ठीक है भाई, ठीक है ना। वैसे एक बात करेक्ट कर लो आप लोग, ये जो समेशन भी लिखे हो उसके नीचे लिख सकते हो समेशन डेल्टा V बराबर 0, ये भी लिख सकते हो, कोई एक ही बात है, यूज़ पड़ेगा सब जगह, तो उसके नीचे ये भी लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखते रहिएगा, मैंने या करके लिखा है, ये या करके ये लिखा। अब देखो माइनस का W बराबर जो होता है, ध्यान से बच्चों समझिएगा, माइनस का जो W होता है उसी को हम U बोलते हैं, है ना, माइनस का W/Q है। तो क्या होता है, माइनस का W को हम बोलते हैं U, तो मैं इसको लिखूँगा U1, है ना, 1 2 3, तो लिखूँगा माइनस का U1 प्लस का U2 प्लस का U3 बाई Q है सब जगह, Q को मैंने कॉमन लेकर के एक ही बार यहीं ले लिया है, Q और जो भी था उसका बराबर 0। ये कैसे लिखा भाई, चूँकि माइनस का W के इसके बराबर होता है, U के बराबर होता है,
ये हमने जान रखा है, पहले ही पढ़ रखा है, 11th में पढ़ा था, 12th में भी मैंने कई बार इसको बताया है। तो ये होता है। अब इस Q को मैंने कॉमन लिया तो माइनस का W1 था, तो देखो U1 हो गया, माइनस का W2 था, प्लस का U2 हो गया, माइनस का W3 था, ये हो गया। अच्छा भाई, ये वहाँ चला गया तो यहाँ से क्या आ गया, U1 प्लस U2 प्लस U3 बराबर 0। हो गया ना, अरे हो गया ना, यस। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, समझिए ध्यान से, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि किरचॉफ का सेकेंड रूल जो है वो ऊर्जा से, यू क्या ऊर्जा है, ऊर्जा से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने कहा था, किरचॉफ का पहला नियम आवेश से संबंधित है, दूसरा नियम ऊर्जा से संबंधित है। और ऐसा जैसे वहाँ पर आया था, यहाँ भी निगेटिव वगैरह पॉजिटिव होता, तो जितना ऊर्जा यहाँ होता उतना उस पार चला जाता। तो हम लिख सकते हैं कि इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी है। लिखिएगा, उसके नीचे करके यहाँ तक आ जाइएगा और लिखिएगा, यहाँ तक आने के बाद लिखिएगा लिखिए इस प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा से संबंधित है। इस प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा से संबंधित है। लिख लिया, गुड। और फिर लिखिएगा नीचे में इस प्रकार के बाद दूसरा बिंदु, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहला नियम जो हमारा किरचॉफ का है, उसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल। और सेकेंड जो हमारा नियम है किरचॉफ का, उसको बोलते हैं लूप रूल, लूप, और इसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है भाई, तो नोट लिख करके लिखिएगा, नोट का पहला बिंदु, किरचॉफ के प्रथम नियम को जंक्शन नियम भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं। लिखिएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम को जंक्शन रूल भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को जंक्शन रूल भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को जंक्शन रूल भी कहते हैं। सेकेंड लिखिए, नोट का दूसरा बिंदु, किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप रूल भी कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को, यहाँ तक आने के बाद हमने नोट लिखना है और नोटों में लिखना है दोनों बातों को। किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब जरा कुछ वैसे ही जैसे चिन्ह परिपाटी वहाँ किए थे ना, वैसा ही चिन्ह परिपाटी यहाँ भी समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से बस देखते रहिए। देखिए, किरचॉफ के सेकेंड रूल के लिए हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। देखो, चिन्ह परिपाटी, देखो चिन्ह परिपाटी क्या है। जैसे वहाँ किए थे, वहाँ पर कहे थे कि आने वाली धारा, जाने वाली धारा, यहाँ पर विभवांतर की बात चल रही है। तो यहाँ पर 4 बातें होंगी, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, समझिएगा ध्यान से, यदि इसको अच्छे से याद रखना, इससे आपका कम से कम 5 मार्क्स पूछा जाने वाला है। खूब अच्छे समझिएगा, बुक में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इधर उधर लिखा रहेगा। मैं जो बता रहा हूँ वो हमेशा सब जगह काम करेगा और लॉजिकली भी ठीक है, ये करेक्ट है। चलिए देखते ध्यान से। यदि धारा ऐसे बह रही है किसी परिपथ में और आप धारा की दिशा में चल रहे हो, समझना ध्यान से। देखो, ये आप हो और धारा की दिशा में आप जा रहे हो, जिधर धारा बह रहा है उधर ही जा रहे हो, तो प्रतिरोध के कारण विभवांतर जो होता है वो घट जाता है। ज़रा सोचिए कैसे होता है। सोचो, जैसे आप तार जोड़े हो कहाँ पर, ऊपर में, जहाँ से एक कनेक्शन लेते हो वहाँ से, ठीक है, उससे मोटर चला रहे हो या फिर हीटर चला रहे हो, ठीक है। अब ज़रा सोचो, वहाँ जहाँ जोड़े थे वहाँ कितना था, 240 वोल्ट या जितना भी था वोल्ट, 440 वोल्ट। हीटर से जाने के बाद, हीटर जब जोड़ दिया आपने, उसके बाद देखो वोल्टेज घटा कि बढ़ा, घट गया। तभी तो देखते हो लोड बढ़ाते हो तो वोल्टेज घट जाता है, यानी कि परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसके अनुदिश जाने पर वोल्टेज घट जाता है। तो वही मैं लिखने वाला हूँ। इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, डेल्टा भी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। ओके,
अच्छा, सेकेंड बात देखते हैं, इसी का उल्टा। धारा बिल्कुल ऐसे ही बह रही है, प्रतिरोध आ रही है, लेकिन आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, धारा के विपरीत दिशा में जाने पर। अब देखो फिर से, धारा के विपरीत दिशा में जब जाओगे, ठीक है, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, डेल्टा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लॉजिकली भी सही है, जैसा कि यहाँ निगेटिव हो रहा है तो उल्टा उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपने प्रतिरोध जोड़ा तो वोल्टेज घटा, और घटाया प्रतिरोध हटा दिया, मतलब नया जो कोई लोड बढ़ाया था उसको हटा दिया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। सिंपल, दो बातें हो गई, दो और बातें हैं। तो लिखिए, चिन्ह परिपाटी में लिखिएगा, देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझने के लिए निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 लिखिएगा, प्रवाहित धारा की दिशा में जाने पर, प्रवाहित धारा की दिशा में जाने, नंबर 1, प्रवाहित धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध के कारण विभवांतर ऋणात्मक होता है, विभवांतर ऋणात्मक होता है। लिख लिया, पहला वाला छाप लीजिएगा, सिर्फ पहला वाला छापना है, लिखिए, और इस पर और क्लियर होंगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और मज़ा आएगा। लिखिए और बढ़िया से ध्यान से समझिए कि भाई धारा की दिशा में बढ़ोगे तो प्रतिरोध के कारण विभवांतर निगेटिव होगा, बस इस बात को लिखना है। सेकेंड लिखिएगा, प्रवाहित धारा के विपरीत दिशा में जाने पर, प्रवाहित धारा, देखो धारा ऐसे बार है, उल्टा दिशा में जा रहे हो, प्रवाहित धारा के विपरीत दिशा में जाने पर प्रतिरोध के कारण विभवांतर धनात्मक होता है, प्रतिरोध के कारण विभवांतर धनात्मक होता है। चलिए छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अब देखो हो सकता है सर्किट में क्या हो, सेल लगा हुआ, सेल ऐसा होता है ना। अब देखो ये वाला सेल का पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव है, ये हमारा चिंटू है जिसको हम दौड़ा रहे हैं, काम करा रहे हैं। यदि आप सेल में देखोगे, यदि सेल में आप क्या कर रहे हो, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, सॉरी प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, किसी सेल में किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जा रहे हो, प्लस ध्रुव से माइनस की ओर जा रहे हो, मतलब जहाँ पैसा है वहाँ से कहाँ जा रहे हो, घाटा की तरफ जा रहे हो, तो निगेटिव ही होगा ना भाई, घट रहा है ना पॉजिटिव से निगेटिव जाने पर। बिल्कुल लिखिएगा, लिखिएगा, सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाने पर, सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाने पर विभवांतर निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, विभवांतर ऋणात्मक होता है। सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाने पर विभवांतर ऋणात्मक होता है। और फोर्थ, डिटो सेम बना रहा हूँ बच्चों आपको समझने के लिए, अब उल्टा करें, ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन इंसान इधर से इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। लिखिएगा, सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जाने पर, देख रहा हो ऋण पहले मिलेगा बाद में धन, यहाँ धन पहले था बाद में ऋण था, वहाँ क्या लिखिए, सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाने पर विभवांतर ऋणात्मक होता है। यहाँ लिख रहे हैं सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जाने पर, सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जाने पर विभवांतर क्या होता है, डेल्टा भी क्या होगा भाई, धनात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक होता है। लिख लीजिए, विभवांतर धनात्मक होता है। ये डायग्राम छाप लीजिएगा, ये डायग्राम छाप लीजिएगा। छाप लिया, ओके। अब इन्हीं का प्रयोग करके सबसे पहले हम इक्वेशन लिखना सीखेंगे, तब जा करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन करेंगे इस पर। बस पहले समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ उसको। मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ और आपका काम है उस सर्किट को समझना। चलिए, ये सर्किट हमारा दिया हुआ है, सर्किट का नाम है ABC, ठीक है। देखना जरा प्रोसेस वाइज, आप देख सकते हो इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और ये है E, ठीक है भाई, क्या लगा हुआ है, E। चलिए, सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है और हमें इसमें लूप रूल का प्रयोग करके, किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करके इक्वेशन लिखना है विभवांतर का। लिखिएगा,
किरचॉफ के क्वेश्चन लिखिएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करके लूप ABCA में विभवांतर का समीकरण लिखें। लूप ABCA में विभवांतर का समीकरण लिखें। आपको लग रहा हो सर ABC ही ना होगा, ABCA का होगा। देखो कंप्लीट लूप कब होगा, बंद कब होगा, जब A से चले वापस A के पास ही पहुँचे, तो इसीलिए लिखें ABCA। ये लिखने का टर्मोलॉजी है, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। लिख लिया आपने। चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, ध्यान से। ये हमारा चित्र है, बाद में छापते रहिएगा आप। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखेंगे जरा क्वेश्चन को। इसमें दिया रहेगा आपको धारा वगैरह, या फिर लिखना भी पड़ सकता है। तो हम जानते हैं धारा कैसे कैसे बनता है, पॉजिटिव से शुरू होता है। तो देखो इधर की ओर बहेगा धारा, इधर की ओर बहेगा, इधर की ओर बहेगा और इधर की ओर बहेगा। देख रहे हो ना, चूँकि सब श्रेणी में है तो सब में धारा सेम बहेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ भी रह सकता है, आपको लिखना भी पड़ सकता है। तो मान लो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा बह रहा है I। ओके चलिए अब जरा सोचते हैं, हम जहाँ से मैंने वहाँ से चालू करते हैं चलना, यहीं से चालू करते हैं। A से गए C की तरफ, कैसे कहा गया, देखो लूप में, लूप क्या कहा गया, ABCA ना, तो A से C नहीं जा सकते हम, जैसे दिया हुआ वैसे जाना है हमें, जैसे दिया हुआ है ना वैसे ही जाना है। लूप जैसा मानोगे वैसे ही आपको चलना रहेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। तो मैं लिख लूँगा लूप ABCA में जैसे लूप है वैसे ही चलना है। तो A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से A जाएंगे, क्योंकि यदि उल्टा करोगे तो आपका धारा की दिशा बदल जाएगा, तो पूरा का पूरा कल्याण हो जाएगा। चलिए A से B गए, क्या धारा देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, आप धारा के उल्टा दिशा में चल रहे हो। बच्चों यही समझने वाली बात है, समझने का प्रयास करो। क्या आप नीचे जा रहे हो और धारा किधर आ रहा है, ऊपर। तो क्या हमने लिखा है कि धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर ऋणात्मक होता है प्रतिरोध के कारण, लिखा है ना कि धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध के कारण विभवांतर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धारा के विपरीत दिशा में जाने पर प्रतिरोध के कारण विभवांतर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लिखा है ना हमने। हाँ तो हम लिखेंगे वही बात को कि यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैं इसको मानता हूँ V1, इसको मानता हूँ V2, ध्यान से बच्चों, और इसको मान लेता हूँ V3। तो क्या लिखूँगा, किरचॉफ के है ना, किस नियम से, द्वितीय नियम से। बच्चों ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मैंने अपने मन से मान लिया V1 V2 V3, बस समझने के लिए, बाद में मानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए तो क्या लिखोगे, वही तो कहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, क्या कहा है कि सिग्मा डेल्टा V बराबर कितना, 0। डेल्टा V का मान देखो, लिखा हुआ V1 V2 V3, लिखें V1 V2 V3 बराबर कितना, 0। ठीक है ना भाई, यस। इसका मान लिया V1, इसका मान लिया V2, इसका मान लिया V3, तो 0 हो गया। V1 का मान देखो, ध्यान से V बराबर क्या होता है उनके नियम से, IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है V बराबर, क्या I ये है, R1 है भाई, I धारा तो I ही है, लेकिन प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो क्या लिखोगे, IR1। ये काम खत्म नहीं हुआ, अब सोचना है क्या हम धारा की विपरीत दिशा में चले हैं, ABCA में लूप में A से B जाने में धारा के विपरीत दिशा में चले हैं। तो क्या धारा के विपरीत दिशा में चलने पर विभवांतर पॉजिटिव होता है, अरे होता है ना पॉजिटिव। धारा की दिशा में चलते तो निगेटिव होता, और धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो पॉजिटिव होगा। तो क्या मुझे यहाँ पर पॉजिटिव लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए, लिख दिया मैंने। ओके अब देखते हैं अगला इसके लिए। तो क्या V2 का मान फिर से IR2 हो जाएगा ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, V बराबर IR, तो वही लिखा हूँ मैंने, IR1 प्लस IR2। क्यों प्लस लिखा मैंने, फिर से देखो धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, धारा ऐसे बढ़ रही है, हम जा रहे हैं B से C की तरफ, देखो B से C जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से A। क्या प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। सेल में देखो, सेल का विद्युत भाग क्या बल दिया हुआ है, विद्युत भाग बल क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है, और जा रहे हो प्लस से माइनस की तरफ। कहाँ जा रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ। क्या हम जानते हैं कि सेल में प्लस ध्रुव से माइनस ध्रुव की ओर जाने पर विभवांतर निगेटिव होता है ना। तो जितना वोल्टेज रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसका EMF E दिया हुआ है, तो लिखेंगे माइनस का E बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। मैंने आपकी सहूलियत के लिए मान लिया R1 के सामने V1, R2 के सामने वाला विभवांतर V2 और E का V3 मान लिया, और हमने लिखा लूप ABCA में, जो हमारा लूप रहेगा उसमें जैसे मानना है आपको। यदि आप मान रहे हो ACBA तो कोई दिक्कत नहीं था, वैसे ही चलना है। तो हमने मान लिया ABCA, मान लिया हमने। अब ABCA में हमने लिखा किरचॉफ के द्वितीय नियम से कि सिग्मा V बराबर 0। क्या मान लिया, सिग्मा V बराबर 0। तो हो गया सिग्मा V का मान V1 प्लस V2 प्लस V3 यही होता है, बराबर 0। V1 का मान लिखा यहाँ से। IR V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, चूँकि V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, वही लिखा है मैंने। तो I का मान I है, R है R1, तो मैंने लिख दिया IR1। अब देख रहे हैं कि जा रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में, धारा ऊपर जा रहा है, हम जा रहे हैं नीचे। A से B जाने में हम जा रहे हैं नीचे, धारा जा रहा है ऊपर, इसीलिए माइनस की जगह प्लस IR1।
यहाँ पर देखो धारा जा रहा है, देखो सी से बी और हम जा रहे हैं बी से सी, लूप भी हमारा बी से सी है इसीलिए हम बी से सी जा रहे हैं। तो क्या लिखा हमने प्लस का IR2 और सिमिलरली यहाँ पर देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का I बराबर 0 हो गया हमारा समीकरण। छाप लो। छाप लिया भाई साहब, वेरी गुड। एक आध क्वेश्चन ऐसा ही लूँ और लेना ही पड़ेगा भाई, अभी तो शुरू ही किया है हम। देखते हैं। ये है हमारा E1, ये है हमारा E2, लिखना बता रहा हूँ आपको बस। ये हमारा R1, ये हमारा R2, ठीक है भाई, सिंपल सीधी सी बात है। अब ज़रा सोचिए, सीरीज है पूरा का पूरा, इसका मतलब धारा तो सेम ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान क्या होता है, सदैव सेम होता है, कहीं पर कोई गैप उप नहीं है, कहीं से आ नहीं रहा है, कहीं जाने तो सब में सेम धारा बहेगा। तो मैं लिखूँगा कि कोई सा भी एक चुन लो आप, जैसे चुनना ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। अच्छा बोला गया है, बताइए यदि धारा का वैल्यू I दिया है तो बोला जा रहा है कि भाई इसका समीकरण लिखिएगा। दी गई आकृति में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, दी गई आकृति में किरचॉफ के द्वितीय नियम से विभवांतर का समीकरण लिखें। विभवांतर का समीकरण लिखें, उसका यूज क्या आपको पता चल जाएगा 2 मिनट में, बस लिखते रहना है आपको अभी। ओके ओके चलिए फिर से कोई सा लूप हम चुनने के लिए हम नाम मार्क कर लेते हैं, ABCD लिख लेते हैं, है ना, अपने मन से है। आपको जो मन है, जो लूप चुनना है वो चुन लेना, और एक बार चुनने के बाद उल्टा पुल्टा नहीं करना, जैसा चुन लिया वैसे ही करना है। तो हम मान लेते हैं लूप, जो बोलो, क्या बोलूँ, ABCD या ADCB वाला लूप कौन सा लूप, U वाला या U, जैसे मन है। तो चलो मैं मान लेता हूँ ABCD बोलने में अच्छा लग रहा है, ABCD और D के बाद फिर से A के पास पहुँचना है, तो ABCDA में किसके नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। फिर से मैं V1 V2 मार्क कर लेता हूँ, जहाँ से मैंने वहाँ से कर रहा हूँ, यहीं से कर लेता हूँ। अच्छा ए से चले ना, ए से लिख देता हूँ, V1, ये हमारा V2, ये हमारा V3, ये हमारा V4। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। सिग्मा डेल्टा V बराबर 0 लिखूँगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर 0, V1 की वैल्यू। फिर से ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR ही होता है, V बराबर IR। चलिए IR देखते हैं, कहाँ रहा, ये रहा। A से B गए तो क्या मुझे मिला, देखो E1 मिला। क्या प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, क्या निगेटिव होगा। हमने लिखा है 4 जो चिन्ह परिपाटी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्लस से माइनस जाने पर क्या होता है, विभवांतर। अरे बैटिक के प्लस से माइनस जाने पर विभवांतर निगेटिव होता है, तो माइनस का E1। बच्चों ध्यान से समझना, माइनस का E1। अच्छा ओके, यहाँ से आगे बढ़े, क्या धारा की दिशा में चल रहे हैं, देखो देखो तो धारा भी नीचे की ओर, हम जा रहे हैं B से C की ओर, तो माइनस का IR1। ओके यहाँ बढ़े तो क्या माइनस से प्लस, देखो ना माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस का E2। और यहाँ देखो तो क्या फिर से धारा की दिशा में, तो माइनस का IR2 बराबर 0। ठीक है भाई, एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा उससे उम्दा क्वेश्चन है ये। पहला है, दूसरा इसीलिए समझा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ करके हम बिल्कुल समझना बंद कर देंगे, बस खटखट काम करना है, समझ लो 2-3 क्वेश्चन में ही क्या है ज़रा समझते हैं। अच्छा देखो, मैं कह रहा हूँ कि हमने लूप अपने मन से मानना है। ABCD मैंने लूप मान लिया, तो लिख दिया ABCD A में, लिख दिया लूप ABCD। किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज़ करना है, चूँकि लिखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और विभवांतर का समीकरण यहीं से मिलता है। जैसे ही बंद लूप दिखे किरचॉफ का द्वितीय नियम, खुला कहीं संधि दिखे किरचॉफ का पहला नियम। चलो तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, सिग्मा V बराबर
0, सिग्मा डेल्टा V बराबर 0, लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर 0, जितना रहेगा उतना V हो गया। V1 ये रहा, तो हम A से B जा रहे हैं, क्या माइनस प्लस से माइनस जा रहे हैं, और प्लस से माइनस जाने पर विभवांतर क्या होता है, निगेटिव होता है बैट्रिक के लिए। निगेटिव का इसका जो रहेगा E1 दिया हुआ, E1 लिख दिया। यहाँ देखते हैं तो देखो धारा के दिशा में जा रहे हैं प्रतिरोध के कारण, तो विभवांतर निगेटिव होता है, तो मैंने लिख दिया माइनस का IR1। यहाँ से देखो तो माइनस से प्लस गए, हम जानते हैं सेल में माइनस से प्लस जाने पर विभवांतर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का E2, और यहाँ से फिर से धारा की दिशा में गए तो माइनस का IR2 बराबर 0, सिंपल। ठीक है भाई, छाप लो। छाप लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसे क्वेश्चन में कैसे हमको सहूलियत होगा, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम। सेम ही लेता हूँ एक और क्वेश्चन, मैं इसमें डाटा दे दूंगा और बोलूँगा कि बताइए धारा कितना बह रहा है। मान लो ये है 1.5 वोल्ट और ये है 3 वोल्ट, ठीक है। ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। ओके भाई, क्वेश्चन है बताइए परिपथ से प्रवाहित धारा ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखो, परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। सिंपल, परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। चलो फिर से मैं वही काम करूंगा, लूप सेलेक्ट करूंगा ABCD। चलो क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया, परिपथ से प्रवाहित धारा का मान निकालना है, तो लिखूंगा लूप ABCD में, है ना। अरे ठीक है ना, ओके ठीक है। इसमें फिर से मैं वही बात कर लेता हूँ, लिखता हूँ इसको A से B चले ना, इसको V1, इसको V2, इसको V3 और इसको V4। अच्छी बात, किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम कहता है कि समेशन ऑफ डेल्टा V बराबर 0, यानी कि V1 V2 V3 V4 बराबर है 0। चलो V1 का मान, क्या लूप में हम A से B जा रहे हैं तो माइनस का लिखोगे कि प्लस का, तो माइनस का, तो माइनस का 1.5। ध्यान से बच्चों समझना है वरना उड़ जाएगा। क्वेश्चन पर आ गए अब हम, तो माइनस का हो गया 1.5, प्लस से माइनस जा रहे हैं इसीलिए। अच्छा, यहाँ धारा मैंने मान लिया कि धारा I बह रही है, क्योंकि सीरीज है, एक ही तार सब जगह गया हुआ है, तो धारा तो I सेम ही बहने वाला है, तो सब जगह सेम, तो मैंने धारा मान लिया I। ओके, अब ज़रा सोचते हैं ध्यान से। अब ज़रा सोचो, यहाँ से यहाँ गए, इसमें क्या मैं देख करके कह सकता हूँ कि धारा की दिशा में ही आगे बढ़ना है, B से C जाने की तरफ में। मैंने धारा का दिशा ऐसे मान लिया हुआ है, तो क्या धारा की दिशा में ही जाना है, तो लिखूँगा माइनस का I और R का मान 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस का V3 होगा जो कि 3 है। अरे यार होगा ना। अच्छा, यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, धारा की दिशा में जा रहे हो प्रतिरोध के अलॉन्ग, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 और I का मान तो अभी पता नहीं, I तो निकालना, इतना बराबर 0। मज़ा आ गया भाई, 1.5 और 3 4.5 नहीं 3 कितना हो जाएगा देखो तो। ध्यान से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, ठीक है भाई, और माइनस का 2i, माइनस का 2i, माइनस का 2i और प्लस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 3i बराबर है 0। ठीक है भाई, देखो प्लस से माइनस 1.5, माइनस का 2 ठीक है, और प्लस का 3 ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3i ठीक है। ओके, अब देखो i वाले को एक साथ कर लो, 3 और 2 माइनस का 5i है ना, तो माइनस का 5i सबको 1.5, देखो 3 में से 1.5 गया, 1.5 हो गया होगा प्लस में, प्लस का 1.5 बराबर 0 है।
5i को उधर ले जाओ तो 5i बराबर हो गया 1.5। यार सही है ना, 5i उधर गया रे, 5i बराबर 1.5 नहीं हो गया। अच्छा अब सोचो तो i बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1.5/5 दशमलव उड़ा 50, 5 तिया 15, 5 दहें का 50, यानी कि i का मान 0.3 एम्पियर हो गया। निकाल लिया हमने धारा, सिंपल। ठीक है, छाप लीजिए इसको भी। ठीक है ना भाई, ओके छाप लीजिए। मिटा रहा हूँ, मिटाऊँ। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है अभी, वो लब डब वाला याद आया। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, हार्ट कैसे आवाज़ करता है, हार्ट कैसे आवाज़ करता है, नहीं याद है? ये अपने काम का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, लूप का नाम दे देता हूँ, ए यहाँ से चला, कहीं पर नाम देता हूँ बी सी। ठीक है, ए बी सी ए, और इसको लिख रहा हूँ डी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको कि भाई ऐसा तो सर पहली बार कर रहे हैं। भाई बिल्कुल अजीब नहीं है, सिंपल है। कैसे सिंपल है तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसको एचडब्ल्यू डाल लो, और इस क्वेश्चन को करने के लायक मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ एक और क्वेश्चन देकर के। एचडब्ल्यू लिख लो, इसको लिखो, लिखना प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। लिखिए, प्रतिरोध R जो है से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें यदि E1 बराबर E2 बराबर 2, E1 E2 का मान 2 है, तथा R बराबर 1 ओम हो, तथा R बराबर 1 ओम हो। ठीक है, ये एक्चुअल में बहुत इजी है। मैं एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आपको इस क्वेश्चन को करने के काबिल बना देता हूँ आसानी से। ठीक है, हम कैसे करेंगे क्वेश्चन जब हमारे पास एक साथ दो दो लूप मिले हुए हों, और यहाँ दो नहीं भाई 5-5 लूप मिला हुआ हो सकता है, तो हड़बड़ाने की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं लूप का समीकरण लिखना बता रहा हूँ। अब मज़ा आएगा आपको, लेकिन कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस सिंपल सिंपल है। ध्यान से देखते जाओ बस। चलो, ये हमारा E1, ये हमारा E2, ये हमारा E3, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, और ये हमारा R4। बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ मैं खुद लिख देता हूँ, आपको टेंशन की बात नहीं है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो यहाँ से धारा चला तो प्लस से चला होगा, ऐसा चला I1, यहाँ से देखो यहाँ कुछ और हो गया होगा, क्यों? क्योंकि कुछ धारा इधर भी चला होगा, तो मैंने इसका नाम लिख दिया I2, इसका नाम लिख दिया I3। ठीक है, I3 हो गया, I3 हो गया, I3 यहाँ पर आ गया है। ओके, I3
और यहाँ जो धारा आया है यहाँ इधर की तरफ, ठीक है, ऐसा है कुछ। अब आप सोच सकते हो ये I1 है तो पक्का पक्की उसी तार का ये भी बात चल रहा है उसी तार से, तो ये भी रहा होगा क्या I1। ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारा I3 है, ये भी I3 है, ये I2 है, ठीक है। तो सोचते हैं कि इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के बारे में आपका क्या विचार है, कैसे इसको हम हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया है, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, बस ये लिखिएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करके किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करके लूप नाम लिख देता हूँ, देखो ABCDEF लूप लिखिएगा, लूप ABCFA कॉमा लूप ABCFA कॉमा CDEFC तथा ABCDEFA पूरा का पूरा का समीकरण लिखें, ठीक है भाई। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। सबसे छोटा ये लूप, बड़का लूप और पूरा का पूरा लूप, 3 लूप का हमको कहा गया है समीकरण लिखने के लिए। कैसे करेंगे यदि ऐसा रहे तो, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा और मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। फिलहाल देखते हैं इसको अच्छे से कैसे कैसे करना है, समझिए ध्यान से। देखो का सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे, तो समझते हैं। हमारे पास क्या है, कोई सा एक लूप पकड़ते हैं, जो भी मन हो। पहला लूप क्या बोला है मैंने, ABCFA, तो लिखूंगा लूप ABCFA से, ठीक है। इतना में किरचॉफ के नियम से किरचॉफ का नियम हम लगा रहे हैं। क्या नियम है किरचॉफ का, हमको तो पता ही है। किरचॉफ का नियम क्या है, पता ही है हमको। क्या नियम है बोलो, तो किरचॉफ का नियम है कि समेसन ऑफ डेल्टा V बराबर 0। अब हम नहीं लिख रहे हैं V1 V2 V3, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगह ले लिया हुआ है, तो हम ऐसा कुछ नहीं लिखने वाले हैं, बस अकल लगाने वाले हैं, आंसर लिखने वाले हैं। चलो A से B की तरफ गए, ध्यान से देखना, एक ही बार में सारा का सारा काम खत्म करने वाले हैं हम, ठीक है ना भाई। यस, A से B की तरफ गए तो क्या मुझे मिला, देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो E1 पॉजिटिव होगा। माइनस से प्लस जाने पर क्या होता है, देखो ना भाई, सेल के माइनस से प्लस जाने पर क्या होता है, विभवांतर नहीं पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिया, प्लस का E1। यहाँ से आगे बढ़े, R4 धारा I1 है, I1 इंटू R4, क्या धारा की दिशा में चल रहे हो, अरे भाई यहाँ से B से C जाने में धारा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहे हो, तो माइनस का, ध्यान से देखना, I1 R4 ये सब लिखना आना चाहिए आपको, वरना उड़ जाओगे। अच्छा, C से F जा रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, C से F, C से F, चलो C से F जाते हैं। C से F गए तो क्या दिखा आपको कि माइनस से प्लस जा रहे हो, तो क्या लिखोगे, माइनस से प्लस, प्लस का क्या E2। और F से A जा रहे हो तो क्या लिखोगे, बताओ, F से A जा रहे हो क्या लिखोगे, तो देखो धारा इधर जा रहा है, यानी कि यहाँ से ऐसे गया होगा, धारा गया होगा ना, तब नीचे इधर जा रहा है, तो फिर से माइनस का, इससे धारा क्या बह रहा है, देखो ये I1 है तो यहाँ भी क्या बह रहा होगा I1, चूँकि एक ही यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ही तार है, इसमें सेम धारा होगा ना, तो हो गया I1, तो I1 और बोलो I1 और R3 बराबर किसके, 0 के। समीकरण लिख दिया हमने। ऐसे ही 2 और लूप है, ध्यान से देखते हैं। दूसरे लूप का ऊपर वाले फिर लिखूंगा, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट क्या लिखोगे, लूप, बोलो ना रे, लूप किसमें, लूप रहा हमारा कौन सा, ये वाला कौन सा आया था, CDEFA, सॉरी CDEFC, लूप CDEFC में फिर से वही बात, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। हाँ बोलो भाई क्या लिखोगे, C से जा रहे हैं D, तो क्या देखो प्लस से माइनस, यार जा रहे हो ना प्लस से माइनस,
देखो दिमाग यहाँ रखोगे तभी ठीक है, वरना उड़ जाएगा। प्लस से माइनस जा रहे हैं हम जानते हैं सेल में प्लस से माइनस जाने पर निगेटिव होता है, तो माइनस का E3। यहाँ देखो क्या ये वाली धारा I3 है, यही यहाँ पर रही होगी। देखो कैसे समझा मैंने, तो I3 ये है, ये तार में चला गया और यही तार पूरा है, यानी कि ये भी क्या रहा होगा I3 धारा इधर बारी हम जा भी रहे हैं D से E की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस का I3 और R1 यहाँ आए, तो क्या I3 नीचे जा रहा है, हम जा भी रहे हैं इधर से नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस का I3 और R2। और फिर से वापस इधर जाना है, चूँकि F से C जाना है, हमने देखो लिखा है F से C गए तो क्या मिला प्लस से माइनस, तो माइनस का E2 = 0 हो गया हमारा समीकरण तीसरा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज इसी से बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तीसरा क्या लिखेंगे, लूप जो पूछा गया है बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला पूछा गया है, A B C D E F A में क्या लिखोगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। यार सही है ना, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, हर्ट वाला कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी हो गया वो। आपको देखो खट से अच्छा ऐसा दो ही तो है, एक तो बना हुआ है, इसमें देखो चार कितने खतरनाक चल रहे हैं। अब देखो पूरा चलेंगे एक साथ लेकर के, जो जिस पथ से चलोगे उसी को, बीच वाले के बारे में नहीं सोचना, हम क्योंकि बीच में जा ही नहीं रहे, ऐसे चल रहे हैं इसी के बारे में सोचेंगे। यूँ सोचो, A से B गए, क्या मिला मुझे I1 धारा आ रहा है E1 से, और जा कैसे रहे, देखो माइनस से प्लस, हो क्या लिखोगे प्लस का E1 लिख रहे हो ना, माइनस से प्लस गए इसीलिए। चारों देख रहे हैं ना चिन्ह परिपाटी, तुरंत बुझ जाओगे कैसे हो रहा है। यहाँ से आगे गए तो क्या मैं धारा की दिशा में चल रहा हूँ, R4 है तो माइनस का I1 R4, देख रहे हो ना भाई I1 R4। आगे बढ़े, क्या I3 है, I3 गया तेल लेने, चूँकि सेल मिल गया, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का E3। आगे बढ़े, क्या धारा की दिशा में जा रहे हो, तो I3 R1, माइनस का I3 R1, ठीक है ना भाई। अच्छा और आगे बढ़े, फिर से धारा की दिशा में जा रहे हो तो I3 R2, माइनस का I3 R2। और आगे बढ़े तो क्या R3 है और I1 धारा बह रहा है, तो प्लस नहीं बल्कि माइनस का I1 R3, देख रहे हो। और यहाँ से बस ऐसे ए तक ही पहुँचना था, बराबर कितना 0। एक बार और देख लो बड़ा वाला ध्यान से, कहाँ से कहाँ जाना है, A B C D E F A। चलो A से B पर गए तो क्या माइनस से प्लस की तरफ गए, सेल में माइनस से प्लस जाते हैं तो विभवांतर ऋणात्मक की धनात्मक, मैंने लिख दिया धनात्मक का E1। B से C गए तो क्या धारा ऊपर जा रहा है, और धारा देखो ऐसे चल रहा है ना धारा, तो यहाँ तो ऐसे ही होगा ना, तो धारा ऐसे जा रहा है, हम जा भी ऐसे ही रहे। धारा की दिशा में बढ़ने पर विभवांतर जो है प्रतिरोध के कारण क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस का देखो लिख दिया मैंने I1 R4। और आगे गए तो I3 है, क्या सेल में प्लस से माइनस जा रहे हो, तो लिखेंगे प्लस से माइनस जाने पर माइनस का E3। आगे बढ़े, I3 मिला, I3 देखो तो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, तो I3 देख करके आपको क्या लगा कि ये जो है वो हो रहा है क्या, सेल प्रतिरोध की अनुदिश जा रहे हैं धारा की दिशा में, प्रतिरोध के कारण क्या होगा, धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध के कारण विभवांतर होता है निगेटिव, तो मैंने क्या लिख दिया I3 R1 निगेटिव में, देखो लिखा हुआ है। यहाँ चले I3 R2, फिर से देखो धारा की दिशा में तो निगेटिव, यहाँ चले फिर से देखो I1 R3 धारा की दिशा में तो निगेटिव, बराबर 0, बस इक्वेशन हो गया। तो हमने आज ये सब जान लिया, बड़ा ही डिफरेंट चीज़ का सब कुछ समझ लिया हमने, ठीक है। आपका परम कर्तव्य है कि ये पूरा का पूरा समझ लीजिए, इससे 5 मार्क्स पक्का आता है। क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, व्हीटस्टोन पूछेगा, मीटर ब्रिज पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, इसको अच्छे से समझ लेना है। और ये आपका जो लिखने वाला फंडा है, ये लिखना आपको आना ही चाहिए अच्छे तरह से, ठीक है। तो इसको हम सीख लेंगे और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक गुड बाय और गुड नाइट।